नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी इकाई के बारे में, ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका। चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाती है। वीडियो खास तौर पर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि आप बेसिक सेल बायोलॉजी को डेप्थ में समझ सको। सिंपल भाषा में, ह्यूमन सेल वो छोटी सी स्ट्रक्चर जो पूरे शरीर की लाइफ को कंट्रोल करती है। कोशिका हमारे शरीर की बुनियादी इकाई होती है। जैसे कोई बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका एक छोटा सा फैक्ट्री की तरह काम करती है, जहां ऊर्जा बनती है, प्रोटीन बनता है और शरीर के सारे काम कंट्रोल होते हैं। ह्यूमन सेल सिर्फ एक छोटी बायोलॉजिकल यूनिट नहीं, ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी की फाउंडेशन है। अगर आप सेल को सही समझ लेते हो तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी सब आसान हो जाते हैं। सेल हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी हर ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम सबकी शुरुआत एक सेल से होती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल अपने फंक्शन के अनुसार थोड़ा अलग होता है। जैसे नर्व सेल सिग्नल्स भेजता है, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है और आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। दो तरह की कोशिकाएं यानी कि सेल होती हैं, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, लेकिन उनका काम और संरचना उनके जीवन के तरीके पर निर्भर करता है। हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, पौधे और जानवर, सबकी शुरुआत कोशिका से होती है। लेकिन फर्क ये है कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल की बनावट और कार्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि पौधों को अपना खाना खुद बनाना होता है, जबकि जानवरों को बाहर से भोजन लेना पड़ता है। इंसानों में एनिमल सेल पाए जाते हैं। इनकी दीवार पतली होती है और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल्स और सम एल्गे में पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O को मिलाकर ग्लूकोज एनर्जी बनाना। इसे तुम ऐसे समझो, प्लांट सेल का किचन या पावर स्टेशन जहां खाना बनता है। अब हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने जा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट्स हैव देयर ओन DNA just like mitochondria. That's why they can replicate independently. Human cells do not have chloroplasts because we don't make our own food. We get energy by consuming plants or animals. But the concept of chloroplast helps in understanding energy transformation and cell evolution, especially in biochemistry and genetics. अब समझते हैं सेल के मेन पार्ट्स को, यानी कि कोशिका, यानी सेल के मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। पहले हम आपको एक एक करके नाम बताएंगे और अगले भाग में आप डिटेल्स जान सकते हैं। एक, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका की बाहरी दीवार होती है जो अंदर और बाहर जाने वाली चीजों को नियंत्रित करती है। 2, साइटोप्लाज्म। ये जेल जैसी तरल जगह होती है जहां सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। 3, न्यूक्लियस। इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। यहीं पर DNA होता है जो सारे निर्देश देता है। 4, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि यहीं से ऊर्जा बनती है। 5, राइबोसोम। ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। 6, गोल्गी बॉडी। ये सेल के अंदर बने पदार्थों को पैक कर भेजता है। 7, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER। ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। चलिए अब इन सभी पार्ट को हम थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहले जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हमारे हर ह्यूमन सेल की बाहरी सीमा होती है। दोनों यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में यही सबसे बाहरी परत होती है, जबकि पौधे में ये सेल वॉल के अंदर रहती है। दरअसल प्लांट सेल में रही ये सेल वॉल को आप समझना चाहो तो इन प्लांट सेल में एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह सेल्यूलोज से बनी होती है और पौधे को आकार और मजबूती देती है। पशु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा लचीली होती है।
अब सेल मेम्ब्रेन पर वापस आते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ को रोकती है। अब समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बनी होती है: फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेड। अब बात करते हैं इसके कामों की। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, ये एक एक्टिव कंट्रोलर है। इसके मुख्य कार्य हैं: 1. प्रोटेक्शन, कोशिका को बाहरी हानिकारक पदार्थों से बचाना। 2. सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, चयनित आवागमन, जरूरी पदार्थों को अंदर आने देना और वेस्ट को बाहर निकालना। 3. कम्युनिकेशन, रिसेप्टर प्रोटीन्स की मदद से सेल हार्मोन्स और सिग्नल्स को पहचानती है। 4. फ्लूइडिटी, लचीलापन, ये झिल्ली रिजिड नहीं होती, हल्की सी फ्लूइड होती है, जिससे कोशिका का आकार और गतिशीलता बनी रहती है। 5. सेल रिकग्निशन, पहचान, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स सेल की पहचान तय करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में मदद मिलती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, जहां झिल्ली के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जहां सेल मेम्ब्रेन्स मांसपेशियों में कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का सही काम करना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेल मेम्ब्रेन भले ही दिखने में पतली हो, लेकिन यही हमारे हर सेल की सुरक्षा दीवार और संचार केंद्र है। इसे आप सेल की सिक्योरिटी गेट कह सकते हैं, जो हर चीज़ पर नज़र रखती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है साइटोप्लाज्म, जैसे एक छोटा सा शहर जहां सब कुछ चलता रहता है। तो चलिए जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या है और ये हमारे सेल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल जैसा पारदर्शी फ्लूइड है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का क्षेत्र होता है। यानी अगर कोशिका एक घर है तो साइटोप्लाज्म उसका मेन हॉल है, जहां बाकी सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसे कभी कभी सेल का लिविंग फ्लूइड भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म 3 मुख्य हिस्सों से मिलकर बना होता है। पहला है साइटोसॉल। ये साइटोप्लाज्म का तरल भाग है, जो पानी, सॉल्ट्स, एंजाइम्स और कई तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है। यहीं पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस यानी एनर्जी बनाने की प्रक्रिया। दूसरा है ऑर्गेनेल्स। ये छोटे छोटे विशेष अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं। तीसरा है इंक्लूजन्स। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद छोटे कण होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स या पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। ये एनर्जी और रंग प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के मुख्य कार्य। साइटोप्लाज्म के बिना कोशिका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन की असली गतिविधियां होती हैं। इसके मुख्य कार्य हैं: ए. केमिकल रिएक्शंस का केंद्र। यहाँ सैकड़ों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे एनर्जी बनाना, प्रोटीन्स बनाना और टॉक्सिन्स को तोड़ना। 2. सपोर्ट एंड शेप। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंगों को जगह पर टिकाए रखता है और सेल को आकार देता है। 3. ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, जिससे पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। स्टोरेज। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और आयंस जैसे पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं। 5. बफर सिस्टम। यह कोशिका को तापमान या पीएच के अचानक बदलाव से बचाता है, यानी सेल के अंदर का एनवायरनमेंट स्थिर रखता है। अगर आपको यहाँ पर कोई टर्म या वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अगर साइटोप्लाज्म में कोई असंतुलन आ जाए, जैसे डिहाइड्रेशन, टॉक्सिन ओवरलोड या इन्फेक्शन, तो सेल की सारी रिएक्शंस रुक सकती हैं। उदाहरण के लिए वायरल इन्फेक्शन में वायरस पहले साइटोप्लाज्म में एंट्री करके वहीं रिप्रोड्यूस होता है। इसलिए साइटोप्लाज्म का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, साइटोप्लाज्म को आप सेल का जीवित महासागर कह सकते हैं, जहां हर ऑर्गेनेल तैरता है, हर प्रक्रिया चलती है और जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है। यह सेल की ऊर्जा, स्थिरता और जीवन का आधार है। चलिए आज के लिए भाग 1 यही तक था।
लेकिन बहुत जल्द भाग 2 आएगा और हम बाकी रहे पार्ट्स और सेल डिवीजन के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो न्यूक्लियस में रहे डीएनए के बारे में भी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, ताकि आप बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का सिलेबस आसान भाषा में ग्रेट विजुअल के साथ समझ पाए। सेल के साथ शुरू हुए और वीडियो के आगे के भाग में ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, ग्लैंड्स, सिस्टम और डिसीज को भी डिटेल्स में कवर करने जा रहे हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।